फोकस फ्यूचर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम राज्य व्यवस्था के भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ेंगे, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड इसलिए कि चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे और भारत सचिव मोंटेग्यू थे, तो इन दोनों ने इस अधिनियम को पास किया था, इसलिए इसका नाम भारत शासन अधिनियम 1919 और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट जो थे, जिनके बारे में हम आज जानेंगे, जो सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न इससे जो बनेंगे उसके बारे में आज जानेंगे। तो इस 1919 के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे उनमें सबसे पहला है द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, जैसा हम इसमें देख पा रहे हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का क्या अर्थ है? इसी अभी भारत में कैसी व्यवस्था चल रही है? द्विसदनात्मक चल रही है, जिसकी नींव कब पड़ी थी? 1919 के शासन अधिनियम से। तो उन द्विसदनात्मक यानी जो शासन दो सदन से चलता है, एक उच्च सदन एक निम्न सदन, जो आज भी चलता है। तो उस समय उच्च सदन और निम्न सदन दो भागों में बांट दिया था, उच्च और निम्न। तो उस समय केंद्रीय विधानसभा, इसको निम्न सदन को कहते थे केंद्रीय विधानसभा, और उच्च सदन को राज्यसभा कहते थे। तो दो सदन बना दिए थे, इसीलिए इसको 1919 के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था यहाँ से शुरू हो गई थी भारत सरकार में। और इसका दूसरा पॉइंट है केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हो गई थी। केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन से अर्थ है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी जनता द्वारा सीधे निर्वाचित सदस्य होने लगे थे, जो 10% जनता को अनुमति दी गई थी। 10% जनता ही मतदान कर सकती थी, इनको अधिकार दिया गया था। इससे प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई। अभी 100% निर्वाचन की व्यवस्था है, जो 18 वर्ष से ऊपर व्यक्ति हैं वो वोट डाल सकते हैं। इसी तरह तब मात्र 10% लोगों को अनुमति दी गई थी। इसका तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। क्या होता है द्वैध शासन? द्वैध शासन होता है कि सत्ता एक हाथ में नहीं रहती है, दो लोग उसको या दो पार्टी उसको या दो प्रकार से जब शासन चलने लगता है तो उसको द्वैध शासन कहते हैं। इस समय कुछ केंद्रीय विषय कर दिए गए थे और कुछ प्रांत को विषय दे दिए गए थे। इस प्रकार द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत प्रांतों में हो गई थी। और अभी कितने विषय में है भारत में? अभी 3 विषयों में है। एक केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। उस समय मात्र 2 ही थे जब प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। इसी अधिनियम में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए। लोक सेवा आयोग का गठन, जो अभी यूपीएससी है, लोक सेवा आयोग अब भी चल रहा है, इसका गठन 1919 से ही प्रारंभ किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन इसके 1919 में ये पास किया गया था, लेकिन 1926 में इसका गठन हो पाया था। 1926 तक इसकी प्रक्रिया चलती रही, फिर 1926 में इसका फाइनली गठन हो गया। पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1919 के अधिनियम से पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन ना केंद्रीय विधानसभा में और ना ही प्रांतीय विधानसभा में कोई भी महिला उस समय नहीं ली गई थी। लेकिन मत देने का अधिकार यहाँ प्रथम बार महिलाओं को मिला था, वो भी सीमित मात्रा में। तो अगर प्रश्न आता है 1919 में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था या नहीं, तो आप उसको कहेंगे कि 1919 में सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार महिलाओं को प्राप्त हो गया था। इसी तरह अगला पॉइंट है केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। यानी केंद्रीय बजट, इससे पहले केंद्रीय बजट ही हुआ करता था, राज्य का बजट नहीं हुआ करता था। तो इसमें केंद्रीय बजट और राज्य का बजट दोनों अलग अलग आने लगे। तो केंद्रीय बजट और राज्य, आज भी केंद्रीय बजट अलग होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का बजट होता है, मध्य प्रदेश का बजट होता है और केंद्र का बजट अलग होता है। तो ये शुरुआत यहीं से हुई थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन के लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था इससे हो गई थी, क्योंकि 1909 में मुस्लिमों को अलग निर्वाचन की व्यवस्था दी गई थी, लेकिन यहाँ और अन्य धर्मों को भी अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। तो 1919 के अधिनियम में इतनी महत्वपूर्ण बातें थीं जो हमने बताई। आगे हम 1935 के अधिनियम को पढ़ेंगे।
जो भारतीय संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम होगा। वहीं मिनी संविधान जिसको कहा जाए 1935 का जो अधिनियम था वो था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।